नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं हम अमेरिका से। किसी भी सदर के लिए उस वक्त शर्मिंदगी और ज़िल्लत का मौक़ा रहता है जब उस मुल्क की, जिस मुल्क के सदर के ख़िलाफ़ उस मुल्क की आवाम ही उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करे और उसके ख़िलाफ़ नारे लगाए और ऐसे सदर के ख़िलाफ़ शोर गुल मचाए। वो उस सदर के लिए वो लम्हा निहायती शर्मिंदगी और ज़िल्लत का सबब बनता है। नाज़रीन, ऐसा ही वाक़या अमरीकी सदर के साथ फिर दोबारा पेश आया है। वो फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए जब ग्राउंड पर गए तो वहाँ पर शायकीन जो थे वो शायकीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए, नारेबाजी की और हंगामा आराई की। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, फीफा वर्ल्ड कप के जो है फ़ाइनल में ज़ाहिर सी बात है फ़ीफ़ा की जो है पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत है। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका जो है फ़ुटबॉल के आलमी मुकाबलों का जो सबसे बड़ा जो है एक मरकज़ है फ़ीफ़ा के जो है मुकाबलों की इतनी अहमियत है कि सदर अमेरिका जो है इन मुकाबलों में शिरकत करने को, मतलब है कि फ़ाइनल मैच में शिरकत मुशाहिदा करने को फ़ख्र जो है महसूस करता है। तो देखिए, अमेरिकी सदर का फ़ीफ़ा के फ़ाइनल मैच के जो है मुकाबले की देखने के लिए जाना, ये इस बात की जो है दलील है कि फ़ीफ़ा जो है वहाँ के लिए ख़ास तौर पे जो है अमेरिका और यूरोप के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो है अहमियत का हामिल है। लेकिन इस मैच के दौरान में जब अमेरिकी सदर वहाँ पहुँचे पब्लिक के बीच में, तो उनको जिस तरह से पब्लिक की होटिंग का सामना रहा, जिस तरह से पब्लिक ने उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की और जिस तरह से उनकी पॉलिसियों पे नाराज़गी का इजहार किया, यकीनन वो जो है सदर की घटती मकबूलियत का जो है पता देता है। हम देख रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसियाँ जब से वो अमेरिकी सदर बन के आए हैं, देखिए सदर बनने से पहले आपने बड़े बड़े वादे किए थे दुनिया के साथ और ख़ुद अमेरिका के साथ। आपने अमेरिका को जो है एक बड़ा जो है लाइन दी थी आपने इलेक्शन के दौरान में अमेरिका को, कि अमेरिका को हम फिर से अजीम बनाएंगे, ग्रेट अमेरिका। बिल्कुल, मैं एक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से जो है इन्होंने नारा दिया था अमेरिका वासियों के लिए। और उनसे कहा था कि उन्होंने ये मतलब एक दावा किया था कि अमेरिका दुनिया में अपनी इमेज खो रहा है, अपने साख खो रहा है, अपने पोजीशन खो रहा है। बैनुल अक़वामी पुलिसमैन का उसका जो दादागिरी थी, उसके जो रौब था, उसका जो दबदबा था, वो ख़त्म हो रहा है और इस रौब और दबदबे को हम दोबारा जो है बहाल करेंगे। ये जो है अमेरिका उसकी बाजियाबी अमल में लाएंगे। बुलंदबान दावे यकीनन, जैसा कि आपने कहा कि वो इंतखाबी मुहिम का अगर हम जायज़ा लें उनकी, तो बहुत बुलंदबान दावे निकल कर वहाँ से सामने आएंगे। जी बिल्कुल। तो यकीनन देखिए, इतने बड़े दावों के बाद जब वो बाज़ाब्ता जीत के इक़्तिदार में आ जाते हैं, यकीनन उनकी जीत के लिए जो है रिपब्लिकन्स की पॉलिसियों को भी जो है ख़ास तौर पे जो है अपोजिशन जो बाइडन थे, जो बाइडन ने जो जिद की थी कि मैं ही जो है सदारती इलेक्शन लड़ूंगा इलेक्शन से पहले, हालांकि उनकी एज हो गई थी, पूरी 80+ में चले गए थे वो, और उनके बारे में ये शिकायतें आ रही थी कि वाइट हाउस में वो बैठे बैठे सो जाते हैं, वो जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, उन पे जो है उम्र का गलबा जो है गालिब आ चुका है और वो जो है मतलब एक वो भूल जाते हैं, उनको जो है मतलब ज़ईफ़ी इतनी तारी हो चुकी है कि वो भूलने भी लगे हैं, वो लोगों को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं और बैठे बैठे सो जाते हैं। तो उनको जो है हटाने के लिए बड़ी मुहिम चलाई गई थी उनकी अपने खुद की पार्टी में, और फिर आखिर में जो है जब उनको हटाया गया और फिर जो है उनके मुकाबले खातून को जो है सदारती उम्मीदवार बनाया गया, तो इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा और इसका फ़ायदा ट्रंप को हुआ। और इसी तौर पे जो बाइडन की जो मतलब खारिजा पॉलिसियां थी, ख़ास तौर पर मशरिक़ी वस्ता को लेकर, वो खारिजी पॉलिसियों के खिलाफ में जिस तरीके से अब पूरे अमेरिका भर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं,
उस वक्त जो बाइडेन के खिलाफ में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे और अवाम ने नाराजगी का इजहार किया था, खास तौर पर न्यूयॉर्क शहर जो है या फिर और बड़े बड़े शहर जो अमेरिका के हैं और जहाँ पे सरमायादाराना निजाम की बड़ी इजारादारी है, वहां पर जो है बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे। तो वो जो एहतजाज हुआ था अवाम की नाराजगी की वजह थी, नाराजगी और फिर जो दूसरी वजूहात है जिसका आपने तस्करा किया, वो तमाम सारी वजूहात मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक रास्ता बन गया, जीत के लिए जीत का रास्ता बन गया। और यकीनन जो है एलोन मस्क ने भी जो है ट्रंप को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया, अपनी फंडिंग के जरिए भी और अपनी सरगर्मियों के जरिए भी। आप उनके अपने जो सोशल मीडिया जो हायरिंग थी उसके जरिए से भी यकीनन बहुत फायदा एलोन मस्क की वजह से भी हुआ। मगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल करने के बाद प्रशांत किशोर को जैसा बाहर का रास्ता दिखा दिया था, ये एक तारीख है, देखिए आप 2014 में नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि पीके की बहुत बड़ी कंपनी थी तो वो उसका जो तशहीर वगैरह जो हुई थी चाय पर चर्चा के जो जिस तरीके के हरबे लेकर आए थे प्रशांत किशोर, उन हरबों की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी जीते और जीतने के बाद बाहर का रास्ता प्रशांत किशोर को दिखा दिया था। उसी तरह एलोन मस्क को भी जब जीतने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो पॉलिसियों की वजह से रास्ता दिखाए बगैर ही वो बाहर निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल एलन मस्क को उन्होंने रास्ता दिखा दिया। अब तो इतनी बड़ी धमकी दी है कि तुम्हें भेज दूंगा साउथ अफ्रीका, जहाँ से आए जी, जहाँ से आए वहाँ भेज दूंगा। तुमने जो है अमेरिका से बहुत फ़ायदा उठाया है, तुमने अमेरिका की सब्सिडी का बहुत फ़ायदा उठाया है, तुम्हारी कंपनियों को अमेरिका ने बहुत सब्सिडी दी है, अब वो सारी सब्सिडी तुम्हारे जो है वसूल करूंगा, वापस लूंगा तो बहरहाल दो तीन चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुक से बड़ी मज़ाहिका खेज़ है। उनको सुनने के बाद, देखने के बाद एक ताज्जुब होता है कि इतने बड़े, क्योंकि दुनिया का सब में ताकतवर मुल्क जो है वो अमेरिका को माना जाता है। हकीकत क्या है वो तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, मगर यहाँ पर ये कि दुनियावी एतबार से जो है अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। तो ताकतवर मुल्क होने के बावजूद इतने बड़े ओहदे पर फायज होकर कभी जोहरान ममदानी को आप कहते हैं कि मैं तुम्हें जिला वतन कर दूंगा, कभी एलन मस्क को साउथ अफ्रीका भेजने की धमकी देते हैं, या फिर कोई ममालिक जैसा कि ब्रिक्स का मामला आया, ब्रिक्स के मामले में जिन ममालिक ने अमेरिकी पॉलिसियों के खिलाफ में काम किया उन पर 10% जायद टैरिफ की वो धमकी देते हैं। तो इस तरीके की धमकियां जो है एक औजी हरकत इसको मानी जाती है, और जो दिमागी दिवालियापन का शिकार इंसान होता है वो इस तरीके की धमकियां देता है, ऐसा मेरा मानना है सर। जी बिल्कुल। देखिए, दो वजूहात से अमेरिकी अवाम अब ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं, जो जैसा कि अब डंके की चोट पे सामने उनको गाली गलौज की गई है। ये वाकया जो फीफा वर्ल्ड कप के, देखिए वो मैच में खातून अव्वल अमेरिका जो है मेलानिया ट्रंप वहां पर थी, और फीफा के जो सदर है गियानी इन्फेंटिनो वो भी वहां पर मौजूद थे। तो ये इनकी मौजूदगी में बड़े ये सेलिब्रिटीज है, वो तो मलीना ट्रंप को तो हकीकत में वो वाकिफ ही है, उनके जहनी दिवालियापन की जो है वो आईनी शाहिद भी रही हैं। तो उनकी मौजूदगी में, सारे लोगों की मौजूदगी में अवाम का बरहम होना, एक सदर के खिलाफ में एहतजाज करना, नारेबाजी करना, ये अपने आप में खुद एक बिल्कुल, हम इसको एक तारीख के तौर पे देखें। जी, अमरीकी अवाम ने अपने ही सदर के खिलाफ नारेबाजी की, अपने ही सदर को जो मुंतखब होके अभी 1 साल भी नहीं हुआ जी, अपने ही सदर को जिसके इंतखाब के अभी 1 साल की भी तकमील नहीं हुई, उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उसके खिलाफ नारेबाजी की। ये बहुत अहम जो है वाक़या है, अहम खबर है ये। देखिए, दूसरी अहम तरीन बात यह है ज़बी साहब कि उन्होंने ये इलेक्शन से पहले कहा था कि जो है मशरिक़ वस्ती की जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जंग हम ख़त्म करेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि दुनिया में जहाँ भी जंगें होंगी हम उसमें मुलविस नहीं होंगे क्योंकि हम अपना पैसा बर्बाद करना नहीं चाहते। मैं माजरत चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ, इसी को बुनियाद बनाकर पूरी अपनी इंतखाबी मुहिम डोनाल्ड ट्रंप ने चलाई थी जो बाइडेन के खिलाफ में। यही बुनियाद थी कि भाई दूसरे ममालिक की जो जंगें हैं उनमें हम मदाखलत करके हमारा सरमाया क्यों खराब करें। बिल्कुल, तो ये कहा था। लेकिन अब लोगों ने देखा
कि एक तो उन्होंने दाखिली पॉलिसियाँ भी जो है ऐसी ख़राब कर दी हैं, जैसे कि उन्होंने टैक्स आयद करने का जो काम किया है, अभी नए टैक्सों का जो है बाज़ाब्ता दस्तावेज़ जारी कर दी गई है अमेरिका की जानिब से कि कौन से मुल्क पे कितना टैक्स लगेगा। शरा जो टैरिफ का जो है, जो टैरिफ होता है, टैरिफ कितना महसूलात किस की मुल्क शरह पे, जो है, बिल्कुल कितने कितने मुल्क पे लगेगी, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई। उससे कहा जा रहा है कि अमेरिका की मईशत मुतज़लज़ल होकर रहेगी। बाकी मुल्क जो उसकी मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे थे, उन मुल्कों ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में और लोगों को इस बात का भी खौफ है कि जिस तरीके से दूसरे मुल्कों पर टैरिफ जो है बढ़ाया गया है, उसके बाद दूसरे मुल्क अपना माल अमेरिका भेजना रोक देंगे, जिसका जो है सीधा नुकसान होगा अमेरिकी अवाम को। तो अमेरिकी अवाम चाहते हैं कि जो है जिस तरीके से टैरिफ वगैरह जो है लगाए जा रहे हैं, और फिर देखिए इसको जुल्म की हद तक जो है बढ़ा देना कहा जा रहा है। 100% किसी पे बढ़ाया गया है, किसी पे 200% बढ़ाया गया है। तो लोगों का कहना है कि ये तिजारत में इस तरह की अहमकाना जो है फैसले नहीं किए जाते कि देखिए एक चीज़ आपकी मार्केट में मिल रही है 100 रुपये में, आप अचानक उसको कर देंगे 200 रुपये, तो फिर लोग ख़रीदना छोड़ देंगे। तो यही लोगों का अमेरिका के कहना है कि टैरिफ लगा के आपने तमाम मुल्कों को अपना दुश्मन बना लिया है और तमाम मुल्कों के तिजारती जो मामलात हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया है। और दूसरी अमेरिकी अवाम की शिकायत ये है कि इमिग्रेशन के नाम पे वहाँ पे दूसरे मुल्कों से आके रह रहे लोगों में एक बेचैनी पैदा कर दी गई है, खौफ हिरासनी का माहौल है। बिल्कुल। तो लोगों का कहना है, अमेरिकियों का खुद ये कहना है कि बाहर से जो लोग आते हैं वहाँ पे उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ की मार्केट में, वहाँ के बिज़नेस में, वहाँ के बाज़ार में, वहाँ की तिजारत में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो लेबर की शक्ल में हो, चाहे वो और किसी नौइयत की जो है। माहिरीन बहुत सारे जाते हैं बाहर के मुल्कों से, माहिरीन जाते हैं, स्कॉलर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, माहिरीन वहाँ पे जाते हैं, और फिर जो है कारीगर वहाँ पे जाते हैं, मुख्तलिफ जो मतलब है कि मुख्तलिफ फ़नून से वाकिफ़ लोग, वो लोग वहाँ पे जाते हैं, और मुख्तलिफ शोबा हयात से वाबस्ता जो है माहिरीन वहाँ पे जाके काम करते हैं, और उनको सस्ता लेबर मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकियों को बाहर से आए हुए लोगों की शक्ल में एक सस्ता लेबर मिलता है, चाहे आप सेलमैनी की बात करें, चाहे आप जो है वेटर के मतलब है कि वेटर की नौकरियों की बात करें, चाहे आप मजदूरी की बात करें, चाहे आप जो है सुपरवाइजर्स के हर तमाम शोबे हयात में लेबर तबका जो है, लेबर तबका जो है जो बैरूनी ममालिक से जो माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट्स है बैरूनी ममालिक से जो अमेरिका पहुंचते हैं, वो उनका बड़ा ताउन है, उसमें ताउन कर रहे हैं और उनका जो है माशियत को मुस्तहकम कर रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों को हरास किया जाएगा, इन लोगों को बाहर भेजने की बात की जाएगी, उनको निकाल बाहर करने की बात की जाएगी, तो वहाँ उनके जो कारोबार हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जी। तो उनका ये कहना है कि इन्होंने इस फैसले के ज़रिए बाहर के लोगों को निकाल मतलब एक फ़ायदा नहीं पहुँचाया अमेरिका को, बल्कि नुकसान पहुँचाया अमेरिका को। तो ये वहाँ अमेरिका के लोगों की शिकायत है। अमेरिका के लोगों का कहना है कि हम डिपार्टमेंटल स्टोर कैसे चलाएंगे, हम फिलिंग स्टेशन कैसे चलाएंगे, हम मार्केट कैसे चलाएंगे, होटल्स कैसे चलाएंगे, बहुत सारी जो है जो कारोबारी रोज़मर्रा की कारोबारी सरगर्मियां हैं वो कैसे चलेंगी अगर मैन पावर नहीं होगा, अगर जो है बाहर से आने वाले लोग ही तो ये सब काम करते हैं। अमेरिकियों के बारे में तो ये मशहूर है कि वो लोग 1 घंटा 2 घंटे भी ढंग से काम नहीं करते, और बाहर से जो लोग आते हैं वो 12-12 घंटे काम करते हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी लेके लोग नाराज़ हैं कि इमिग्रेशन के नाम पे आप वहाँ रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिला वजह के डिस्टर्ब। यकीनन ये उसी का नतीजा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर फीफा का मैच देखने गए थे, वहाँ पर उन्हें अवामी नाराज़गी का सामना करना पड़ा। ये अवामी नाराज़गी इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि मुसलसल गाज़ा में पिछले सालों से वहाँ पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गाज़ा जो है, अब गाज़ा शहर जो 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, वो शहर को पूरा खंडर कर दिया गया है। इतवार के दिन पूरा दिन भर वहाँ पर इसराइल की जानिब से जारियत का सिलसिला जारी रहा, और एक दर्दनाक खबर ये है कि लाइन में खड़े हुए जो लोग हैं पानी लेने के लिए,
पानी लेने के लिए जो लाइन में कतार में लोग खड़े हुए थे उन पर इसराइल ने मिसाइल दागा, जिसमें से 10 लोगों की 10 लोग जो है जाँ बहक हो गए हैं। ये गाज़ा का वाक़या है। गाज़ा में आए दिन इस तरीके के वाक़यात पेश आते रहते हैं, मगर यहाँ पर दर्दनाक बात और अफसोसनाक दिल दहला देने वाली बात यह है कि वहाँ पर जो लोग कतार में पानी लेने के लिए खड़े हुए थे उन पर हमला किया गया। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ भी ये खबर आई थी कि बैत हनून में जो है उन लोगों को मारा गया है, उन लोगों पे मिसाइल दागा गया है जो खुराक लेने के लिए कतार में खड़े थे जी। तो ये देखिए, अभी तक इजराइल ने अस्पतालों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना बनाया, जो आलमी जो है फलाही तंजीम है, रेड क्रिसेंट हो या फिर जो है दीगर जो तंजीमें जो वहाँ पे काम कर रही हैं फलाही तंजीमें, उनके दफातर को निशाना बनाया गया, सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया और जानबूझ के उन इलाक़ों को, उन होटलों को और उन जो है बस्तियों को निशाना बनाया गया जहाँ पे गैर मुल्की ठहरे हुए थे, वहाँ की जो है सूरत हाल के जायज़े के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों को निशाना बनाया गया। तो सारे मतलब ये कि जारहियत की कोई भी जो है लिमिट बाकी नहीं रखा, बाकी नहीं रखी इसराइल ये जारहियत की तमाम हदें जो हैं जो इसराइल ने पार कर दिए हैं। गाज़ा वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा जो बयानात है वो बयानात के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 28 गाज़ा के लोग फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 180 जो है वो ज़ख्मी हैं। तो आप देखिए, आप जुमला 833 शहीद हुए हैं और 5432 लोग जो हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो आदाद व शुमार हैं, ये आदाद व शुमार में कभी ज़्यादा मुसलसिल इजाफा ही होता जा रहा है, कमी तो कहीं पे आई नहीं, क्योंकि इसराइल की जारहियत रुकी नहीं। इसराइल की अगर जारहियत रुकती है तो फिर उसके बाद जो तमाम जो नुकसान जो है वो नुकसान निकल कर सामने आएंगे। इसी दौरान ये बातचीत भी निकल कर सामने आई है कि इसराइल और हमास के माबैन जो है वो पीस टॉक जो है, अमन मुज़ाकरात जो है, अमन मुज़ाकरात किसी एक हतमी फ़ैसले तक पहुँचे हैं। मगर जब एक तरफ आप अमन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, हमास के साथ अमन मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने की आप कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप इस तरीके की जारहियत कर रहे हैं जिसमें मासूम जो है 10 बच्चे, सज्जाद साहब 10 मासूम बच्चे शामिल हैं इसमें। जो ये लोग जो मारे गए 10 लोग पिछले जो इतवार के रोज़ जो वाक़या पेश आया इसराइली जारहत का, जो पानी के कतार में पानी लेने के लिए जो लोग ठहरे हुए थे, जो 10 लोग जो मारे शहीद हुए हैं उसमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। देखिए जबी साहब, कितने मतलब एक हफ्ते के दिन खबर आई थी कि वहाँ पे एक मिसाइल दागा गया और ये खबर आई थी कि इस मिसाइल के दागने से जो है गैर मुल्की सहाफ़ियों की जो है मौत हुई है। और ये भी कहा गया कि हफ्ते के दिन एक ऐसे वक्त जो है मिसाइल दागा गया जबकि वहाँ पे ख़ास तौर पे जो है मिस्र और जो है क़तर की सालिसी में अमन मुज़ाकरात जो है हतमी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और 60 दिन की जंगबंदी के लिए हमास जो है राज़ी हो गया है। जो भी शर्तें इजराइल ने रखी थी उन शर्तों की बुनियाद पे बहरहाल जो भी जो है इनके बीच में डीलिंग हो रही है तो उस डीलिंग की जो है हतमी शक्ल दी जा रही है। 60 दिन की जंगबंदी के लिए फ़िलहाल जो है हमास राज़ी हो गया है। तो 60 दिन की जंगबंदी की रजामंदी का अभी वहाँ पे बातचीत जारी ही थी कि इजराइल ने अपनी जारहियत तेज़ कर दी है, मिसाइल दागने तेज़ कर दिए हैं, मासूम बच्चों को जो है मारा जा रहा है, निहत्ते लोगों पे जो है मिसाइल दागे जा रहे हैं। और जो है अभी तक देखिए इजराइल ये जवाब बताने को तैयार नहीं है कि उसने मिसाइल दागे क्यों, वो निहत्ते लोगों को मार क्यों रहा है, वो ऐसे लोगों को क्यों मार रहा है जिनके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने हफ्ते ही के दिन एक रिपोर्ट जारी की है कि 3-3 दिन के भूखे लोग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि उन लोगों को, गज़ा के लोगों को 3 दिन में सिर्फ एक वक्त की खुराक मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, तसव्वुर कीजिए आप कि 3 दिन में लोगों को अगर सिर्फ एक टाइम खाना मिलता है, वो भी जो है पेट भर नहीं मिलता, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, इंतहाई अफरा तफरी का आलम है वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से रोटी के ट्रक जो है गज़ा में जाने दिए जाते हैं, सिर्फ रोटी
दीगर चीज़ों का तो आप जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ रोटी के ट्रक जाने दिए जा रहे हैं 3 दिन के बाद, और फिर जो है जिस तरह के हालात वहाँ पे आप देखिए, आपने जो दिल दहला देने वाली खबर सुनाई है कि पानी लेने के लिए लोग खड़े हुए थे, और पानी लेने के लिए खड़े हुए लोगों पे मिसाइल दागा गया और 6 लोगों की जो है मौके पे शहादत हो गई। यह सब एक चीज़ है कि ये जो ये गाज़ा के मुतालिक जो खबरें आती हैं, वो खबरों में आप एक किस्म के एक अजीब व गरीब कैफियत रहती है खबरों में। हो एक तरफ वो खबर में एक सुर्खी आती है कि 10 लोग मारे गए जिसमें 6 बच्चे थे। फिर जब आप तफसील खबर की आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आता है, तफसीलात में जब जाके तफसीलात का मुताला करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि एयर स्ट्राइक में इसराइल के 10 लोग मारे गए, इसराइली फोर्सेस ने 69 लोगों को शहीद कर दिया। तो आप ये खबरों को जो है मारने की जो शहाई फ़लस्तीनियों की और गाज़ा में लोगों के मजलूम लोगों के शहीद होने की खबरें हैं, उसको भी इतने प्यारे तरीके से ये ज़राए अबलाग उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि वो हकीकी आदाद और शुमार जो है वो उसमें छुप जाते हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल एक मानो में हम ये कह रहे हैं कि इजराइल के जुल्म में आलमी मीडिया भी बराबर का हिस्सेदार है। यकीनन मेरा मकसद यही था बताने का कि भाई आप जो खबरें पेश कर रहे हैं, आप जो खबरें बता रहे हैं, ज़राए अबलाग जो है, खा वो इलाकाई हो, कौमी हो या आलमी हो, उस पर अवाम का भरोसा है। तो ये जो भरोसा है उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी जो है ज़राए अबलाग से वाबस्ता लोगों की होती है। अगर आप जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं किसी भी खबर को पेश करने में, तो यकीनन वो जो है सहाफ़त की आप रुसवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सहाफ़त को आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आलमी सतह पर आप सहाफ़त को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो ये जो खबर जिसके मैं मुताला कर रहा था, उसमें एक जगह 10 नौजवान 10 लोग जो है पानी की लाइन में खड़े हुए थे, शहीद हो गए, उसमें 6 बच्चे हैं। गाज़ा फोर्सेस ने गाज़ा में जब दाखिला हुआ तो इसराइल फोर्सेस ने 69 लोगों को जाँ बहक कर दिया, और फिर आगे उसमें लिखा जाता है कि टोटल 425 लोग शहीद हुए हैं। तो इस तरीके की जो मैनिपुलेट किया जाता है, जो आदाद और शुमार के साथ उसको उतार चढ़ाव के साथ पेश किया जाता है, इसमें जो हकीकी आदाद और शुमार है शहीद होने वालों की, वो छुप जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो है एक खबर ये दिखा दी कि यहाँ मिसाइल मारा दागा गया और इसमें 6 बच्चे मरे। फिर आप बाद में कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे भी जो है एक कार्रवाई की गई जिसमें 80 लोग मरे। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन में अगर वो जो है इजराइल और इजराइल की फोर्सेस जो इंतहाई ज़ालिमाना कार्रवाई कर रही हैं, सफाई की इंतहा कर रही हैं, सफाकी की इंतहा कर रही हैं, और उन्होंने एक दिन में 100 के करीब बच्चों निहत्थे लोगों को मार दिया है, और आप खबर जो है ऐसी चला रहे हो जैसे कि सिर्फ 6 मरे हैं, 10 मरे हैं, 10 में 6 बच्चे थे। आप एक तरफ न्यूज़ को हसास भी बना रहे हैं और फिर जो हकायक है उसको छुपा भी रहे हैं। ये हकीकत में जिस तरीके से वो हकायक की पर्दापोशी कर रहे हैं, यकीनन वो तमाम आदाद व शुमार हैं, वो किसी ना किसी ज़राए से वो बाहर निकल कर आते हैं। हकायक जो है आवाम तक पहुँचती है। इसराइली बर्बरियत, इसराइली जारहत जो है वो सारी दुनिया देख रही है, और वो लोग जो खामोश बैठे हुए हैं इसराइल की जारहत और इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ में, जो लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक तक जो खामोश बैठे हुए हैं इस जारहत पर, वो भी जो है बराबर के इसराइल के साथ इस जुर्म में हिस्सेदार माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वहाँ पे हमले हो रहे हैं, और उसकी ख़ास तौर पे देखिए कहा जाता है कि या तो वहाँ मौजूद कुछ सहाफ़ी, जो मतलब एक है जो वहाँ पे मौजूद हैं सहाफ़ी, या फिर कुछ जो है कारकुन जो अरब ममालिक से या फिर फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कुछ हकीकतें निकल के आ जाती हैं, या फिर अल जज़ीरा एक वाहिद टीवी चैनल है जो वहाँ की ख़बरों को जो का तुम बताने की जो है जुर्रत कर रहा है, कोशिश करता है, वो भी बारहा निशाने पे है, और हमेशा जो है उसके दफातर बंद किए जाते हैं, उसके रिपोर्टरों को मारा जाता है, और जो है टारगेट किया जाता है। बाज़ाब्ता एक खबरें आई हैं कि अल जज़ीरा के रिपोर्टरों को टारगेट किलिंग की गई है, टारगेट किलिंग की गई। अल जज़ीरा का जो गाज़ा में सेंटर था, वो सेंटर को उड़ा दिया गया, धमाके थे। और जो इंडिविजुअली नतीजे में क्या हुआ कि अब ये कहा जा रहा है कि अल जज़ीरा के सहाफ़ी अपनी शनाख्त भी नहीं ज़ाहिर कर रहे हैं जी,
क्योंकि उनको इस बात का खौफ है कि अगर वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर करेंगे तो फिर जो है कहीं से कोई गोली आएगी और उनकी मौत हो जाएगी। जी। मतलब एक ही सिपाही जो इजरायली सिपाही जो फैले हुए हैं गज़ा पट्टी में, चारों तरफ से गज़ा पट्टी को जो है जिस तरह से उन्होंने घेर के रखा हुआ है और जिस तरह से वो दंदनाते हुए जुल्म सितम गज़ा के लोगों पे कर रहे हैं, यकीनन पूरी दुनिया इसको देख रही है। लेकिन अफसोस कि जो है दुनिया का कोई भी मुल्क इस मामले में कूदने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। देखिए, एक जानिब ईरान और इजराइल की जंग हुई थी तो दूसरे दिन ट्रंप कूद गए थे और इस मामले को जो है रुकवा दिया था। लेकिन फ़लस्तीन के मामले में सालों फ़लस्तीन से के ना मामले में ट्रंप बरसों जो से बाइडन को तौफीक हुई देखिए, ना हाँ, ट्रंप बिल्कुल को। जो बाइडन तो पूरा जहाज़ लेके पहुंच गए थे। 24 घंटे के अंदर जो बाइडन का अमेरिका का बहरी बीड़ा वहां पे पहुंच गया था इसराइल के साहिल पे, और इसराइल को इतना मतलब पैसा उन्होंने दिया है, इतने लाखों डॉलर जो है इसराइल को दिए कि मारो तबाह करो गज़ा को। और इसराइल ने अमेरिका ही के भर्रे पे जो है तबाही मचाई थी गज़ा में, जिस तरीके से गज़ा में उसने जो है तबाही मचाई है। आज जिस तरह का गज़ा सिटी खंडर बना हुआ है, खुद अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है कि अब इस खंडर को बाज़ाबाद करना नामुमकिन है। जी, खुद कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा कि यहाँ यकीनन। इस मलबे को हटा के हम नया शहर बसाने में 40 साल लग जाएंगे। बिल्कुल 40 साल लग जाए, बिल्कुल। सब करोड़ों डॉलर्स का जो है सरमायाकारी वहाँ पर लगेगी। मतलब दोबारा बाजियाब करना गाज़ा को अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नामुमकिन तक पहुँच चुका है। ये देखिए सजा साहब, हमें इशारे भी मिल रहे हैं, वक्त भी हमारा करीबुल ख़त्म है, तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो हम सरसरी तौर पर दो अहम ख़बरों पर बात करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। ये ख़बर नूह से आ रही है। वहाँ पर ब्रिजमंडल अभिषेक जल अभिषेक यात्रा जो है पिछले साल भी निकली थी, बड़ा हंगामा हुआ था। नूह से वो यात्रा निकलती है, तो उसके ताल्लुक़ से उसी के सिलसिले में हरियाणा हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट 24 घंटे के लिए वहाँ पर मनसूख कर दिया गया है। देखिए, इससे पहले भी नूह के हवाले से जो है खबरें आई थी। नूह ज़िला जो है एक हसास ज़िला है, वो मुसलमानों की अक्सरियत वहाँ पे बसती है। चाहे वो नूह की हम बात करें, चाहे उसके अतराफ़ अकनाफ के इलाक़ों की हम बात करें, चाहे मेवात की हम बात करें। आपको इससे पहले भी याद होगा कि इन इलाक़ों से जो है जब रामनवमी का जुलूस निकला था तो जो है ये ब्रिजमंडल जल अभिषेक यात्रा के वक्त भी हंगामा रही हुई थी बहुत सारी। बिल्कुल, मेरे बोलने का मतलब यही है कि इससे पहले रामनवमी की यात्रा निकली थी तो भी मस्जिद को निशाना बनाया गया था और मस्जिद के अंदर मौजूद इमाम को गोली मार दी गई थी, नौजवान को जो है शहीद किया गया था और यहाँ तक मस्जिद को जो है गिराने की भी कोशिश की गई थी। तो अब देखिए, हालांकि नूह एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, उसके बावजूद अगर यहाँ इस तरह की जो है सूरत हाल पैदा की जा रही है, बार बार आप वहाँ आते हैं, बार बार आप कोई यात्रा निकालने की कोशिश करते हैं, कोई मजहबी रस्म अदा करने की कोशिश की जाती है और माहौल को कशीदा बनाया जाता है, तो ऐसा मालूम होता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ जो अक्सरियत है मुसलमानों की उसको ख़त्म किया जाए। अब यही सूरत हाल सिचुएशन को देखें हम तो यही असल दिलचस्प बात यह है सज्जा साहब, यहाँ पर फ़िरक़े अगर कोई मजहबी यात्रा निकलती है या जुलूस निकलते हैं, यात्राएं निकलती, ठीक है, हिंदुस्तान एक बैन मजहबी बड़े हमा मजहबी मुल्क है, कसीरुल जहती जिसको बोलते हैं हम, तो ठीक है, यकीनन सबको अपना पूरा इख्तियार है अपने अपने मज़ाहिब पर अमल करने का, अपने अपने रसूमात के अदायगी का, मजहबी रसूमात की अदायगी का। मगर यहाँ पर मसला ये है कि क्या हुकूमत इतनी बेबस और मजबूर और कमज़ोर हो गई है कि ये इस तरीके की यात्रा निकालने के मौके पे कुछ शरपसंद हर समाज में, हर कौम में होते हैं, उनकी शरपसंदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए, रियासती इंतज़ामिया जो है, ज़िला इंतज़ामिया, रियासती इंतज़ामिया का इसको फेलियर माना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुसलमानों को वहाँ पकड़ा जाता है, अगर मुसलमान वही मुस्तैदी अगर आप इन शरपसंदों को, फिरकापरस्तों के खिलाफ में अगर वही मुस्तैदी अगर आप दिखाते हैं तो अमन अमान की बहाली यकीनी हो जाएगी। एक बार भी अगर आपने उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया, जैसा कि आप मुसलमानों के खिलाफ लेते हैं, घरों में घुस घुस के पकड़ा जाता है, झूठे केस बनाए जाते हैं, बरसों जेल में बंद किया जाता है,
एक बार भी इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ अगर आप ऐसे केसेस बना देंगे और उनके दिलों में एक खौफ पैदा हो जाएगा कि हमने जो शरपसंदी की है उसकी सज़ा मिलेगी, हमें जेल होगी, रत्ती भर भी अगर उनके दिलों में एक खौफ आ जाएगा तो फिर ज़िंदगी भर के लिए वहाँ अब पे आप अमन हो देखिए, अब जाएगा। नूह में बाज़ाब्ता ये कह दिया गया है, ये इम्तना आयत कर दिया गया है कि आप ना बेच सकते हैं ना लगा सकते हैं दुकानों जी पर कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें। जी उसमें गोश्त वगैरह तो किसी किसी सूरत से है, जी मछली, जी मुर्गी, जी ये भी आप ना रख सकते हैं ना ना बेच बेच सकते। सकते हैं। ये ममनू कर दिया है, इम्तना आयत कर दिया गया है वो तमाम रास्तों पर जहां से ये ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा जो गुजरेगी उन रास्तों जी से कर दिया गया है। ये देखिए, ये तो यकीनन यहाँ पर हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, किस जी तरीके से वहां पर इख्तिदार में आए हैं वो जी तमाम चीज़ों से हम वाकिफ हैं। जी क्योंकि बड़ा किसानों का एहतजाज, एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी कि वो बड़े बिल्कुल किसानों के एहतजाज के बावजूद भी वो इख्तिदार में आए हैं वहां पर। इख्तिदार में एक आएंगे। यहाँ पर मसला ये होगा कि जब से इख्तिदार संभाला है जी बीजेपी ने अभी हरियाणा में, इस तरीके के वाकयात आम सी बात आम हो हो गए गए हैं। हैं, बिल्कुल तो आम हो गए नूह हैं। में जो ये जो बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया, इंटरनेट मसदूद कर दिया गया है और एसएमएस सर्विसेज जो है वो खिदमत जो है उसको रोक दिए गए हैं। तो ये तमाम जो है ये जो है रियासती इंतज़ामिया की, शहरी इंतज़ामिया की, इसको नाकामी समझा जाएगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है मेरठ से जो है मुजफ्फरनगर तक, मुजफ्फरनगर तक ये यात्रा निकलेगी। 540 किलोमीटर का रास्ता है पूरा, है कांवड़ यात्रा का उत्तर प्रदेश का। तो वहां पर भी यही चीज लागू हो गई है। पहले उत्तर प्रदेश में ही लागू हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में आया, फिर अब हरियाणा में ये सिलसिला जारी है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये लगा क्यूआर कोड, आप जो दुकान है वो दुकानों के ऊपर क्यूआर कोड लाजमी है, वहाँ चश्मा अपनी दुकान पर करना। नामों का मसला पिछले 2-3 साल से मुसलसिल चल रहा है। मुस्लिम नाम अगर है तो आप डिस्प्ले कर दें वहाँ पर। कांवड़ जो है वो जो जहाँ पे जाना ज़रूरी समझेंगे वहाँ जाएंगे, मुसलमानों को अवॉइड करेंगे। तो समाजी धारे से आप मुसलमानों को, जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी हुकूमत है वहाँ पर मुसलमानों को जो है समाजी धारे से अलग करने की कोशिशें मुसलसिल की जा रही हैं। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए वो किया जा रहा है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो ब्रिज मंडल की यात्रा हो, चाहे कोई और यात्रा हो, आपका एक ही निशाना है कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को हरास किया जाए, उनको परेशान किया जाए, उनकी ज़िंदगी अजीरन की जाए और उनको जो है उनसे जीने का हक़ छीना जाए। मतलब तो यही लग रहा है। अब देखिए बिहार में जो है जिस तरीके से वहाँ पे वोटों की नज़रसानी की मुहिम शुरू की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो कपिल सिब्बल ने तो दो टोक अंदाज में कहा कि बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम पे जो है वहाँ मुसलमानों से उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। यकीनन मुसलमानों के हकूक़ बिहार में वोटबंदी, हमारे पवन खेड़ा जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मसला उठाते हुए कहा था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हुकूमत ने नोटबंदी की थी उसी तरीके से वोटबंदी का भी सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव ने भी बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना उत्तर प्रदेश हुकूमत को बनाया, क्योंकि बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जो शहर है वो पानी में डूब गए हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है कि ट्रिपल इंजन की हुकूमत है, उनका इशारा मरकज़ और रियासत में बीजेपी है और शहर में मजालिस मुकामी में भी बीजेपी इख्तिदार पर फायज़ होने के बावजूद जो है, ट्रिपल इंजन की हुकूमत होने के बावजूद भी बीजेपी जो है अवामी सहूलतों को बहाल करने में, फ़राहम करने में मुकम्मल नाकाम है, क्योंकि शहर जो है वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा रही है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा